नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। हमारी खास पेशकश अफसरनामा में आपका स्वागत है। अफसरनामा में इस बार हमारे साथ हैं गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव। कोविड की तीसरी लहर एक बार फिर से शुरू हो गई और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात सेकेंड वेव में हुए थे, बहुत सारी जिंदगियां जो हैं, बहुत सारे परिवारों के चिराग जो है वो सेकेंड वेव में बुझ गए थे। लेकिन लगातार जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनकी जो टीम है, इस संकट में कभी पीछे नहीं हटे, हर मोर्चे पर खड़े रहे और एक बार फिर से तीसरी लहर में भी एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह हमारे लिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इस महामारी, इस पैंडेमिक में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो आज चूँकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तो ऐसे में परिवार को किस तरह से संभालते हैं और किस तरह से जो स्वास्थ्य से जुड़ी जो सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़ी सर्विसेज हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं, तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू। जी बिल्कुल राज, आपकी बात जिसे मैं कहूँ और जो शुरुआत आपने कही है, बिल्कुल तीसरी वेव हम देख रहे हैं और पेंडेमिक में न केवल हमारे लिए बल्कि सभी परिवारों के लिए चैलेंज रहा है। जो सफ़र कर रहे हैं वो भी और हमारे हेल्थ वर्कर्स भी। और पहली और दूसरी वेव में हमने काफ़ी चीज़ें अनुभव की। इस बार जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है वो ये है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन या ये जो वेरिएंट है, इसकी वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पाइक या स्पीड कहूँ 3 गुना हम महसूस कर रहे हैं और हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव आ रहे हैं, या फ्रंट लाइन वर्कर्स जो मैन पावर या हमारी मैन फोर्स जिसको कहूँ या वर्क फोर्स कहूँ, वो ज़्यादा संक्रमित हो रही है। तो इस बार हमारा चैलेंज पिछली बार से कहीं ज़्यादा है। इस चैलेंज के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती ये भी है कि परिवार को भी संभालना है और लोगों को भी संभालना है, तो वो किस तरह से मैनेज करते हैं, खासतौर से परिवार की जिम्मेदारियां, क्योंकि आपकी पत्नी भी डॉक्टर हैं और एक लंबा अरसा हो गया परिवार से दूर, दोनों ही जो है अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। परिवार की जिम्मेवारियां तो संभालनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब फरीदाबाद में प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हैं, यानी वहाँ के सिविल हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं। सारा का सारा एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट उधर संभालना पड़ता है, एक इधर, और इसमें चीज़ें होती हैं, दिक्कत होती है। अब मैं यहाँ बड़ी ईमानदारी की बात कहूँ, सर्वेंट तो नहीं, इनको सहायक कहूँ, ये जो मेरे ये हैं इनके सहारे रहता हूँ, यही खाना खिलाते हैं। घर जाना सिर्फ इतवार को हो पाता है, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि बाकी दिनों आपको मालूम है वैक्सीनेशन हो, चाहे टेस्टिंग हो या और रिकॉर्ड डेटा मेंटेन करना पड़ता है। और पेरेंट्स दोनों हैं, उनकी भी एक उम्र है, उनको भी कोमोर्बिड कंडीशन जिसको हम सब जान चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है उनका भी। लेकिन कभी ऐसी अड़चन नहीं आई। पिताजी हमारे हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं, अपना काम करो, यहाँ मैं देख लेता हूँ। और एक छोटा सा इश्यू अगर आपकी बात कहूँ, मैं किसी को ये तो नहीं कहूँ, बेटा ज़रूर जो है उसने पिछली बार जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा, तो कुछ मार्क्स कम रहे उसके एंट्रेंस टेस्ट में, तो मैंने भी ये कहा कि अगर आपको दोबारा कोशिश करनी करिए, तो संभवतः शायद साथ होता, ये मुश्किलें तो संभाल पाता शायद ये चीज़। ये मुश्किलें लगातार आ रही हो, तमाम जितने भी पेरेंट्स उन सबके सामने आ रही है, और आप लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दोनों ही डॉक्टर हैं और इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है डॉक्टर्स के कंधों पर है। और चूँकि गुरुग्राम हो या फरीदाबाद हो, दोनों ही बड़े शहर हैं हरियाणा के, तो और दूसरी तरफ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऐसे में पहले से ही एजुकेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ाया हुआ है। तो किस तरह से बैलेंस आप लोग करते हैं, क्योंकि बच्चों को समय दे पाना बड़ा मुश्किल है, और जब तक घर में भी समय नहीं दिया जाएगा, तो जैसे आपने बताया कि मार्क्स कम आएंगे, तो ये चिंता फिर लगातार बनी ही रहेगी। बिल्कुल, समय देना तो मैं संभव नहीं हो पाता बहुत से। आप तो स्वयं इस बात के वो कहूँ मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण के आप जानते हैं, सुबह 8 बजे से लेके कई बार रात को 8 बजे तक। फिर गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर और एक ऐसी जगह है जहाँ केसेज या पॉजिटिविटी उल्टा, बल्कि एक वो ज़माना था जब दिल्ली से लोग जाते, तब दिल्ली से लोग गुड़गांव में आते हैं, तो संभवतः हमारे लिए गुड़गांव ज़्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना।
परिवार के साथ तो एक ही तरीका है, या तो उनसे फ़ोन पे बात करी जाए या पिताजी को कहा जाए कि आप ये काम करें। डॉक्टर साहब के लिए भी संभव नहीं हो पाता क्योंकि वो भी फुल टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं, और आपको मालूम है कि हॉस्पिटल्स और सर्विसेज का कोई टाइम फिक्स तो होता नहीं है। कहने के लिए 9 से 5 का टाइम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और या हेल्थ डिपार्टमेंट में टाइम नहीं हो पाता। अब गुरुग्राम में खासतौर से बात करें, जो वैक्सीनेशन को लेकर जो ड्राइव है वो किस तरह से चल रहा है, क्योंकि लगातार अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, और अब चूँकि बूस्टर डोज और बच्चों को भी डोज लगने लगी है, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वैक्सीन से जुड़ी, और दूसरी जो व्यवस्थाएं, क्योंकि अब कोविड की तीसरी लहर चल रही है, वो भी देखेंगे जानेंगे कि तीसरी लहर के लिए गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है। अफसरनामा के हमारे इस सफ़र में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव। परिवार से जुड़ी हुई जो क्या चुनौतियाँ रही, किस तरह से पूरे इस कोविड काल में परिवार की जिम्मेदारियों को किस तरह निभाया, और अब सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है बतौर सीएमओ आपके ऊपर कि पूरे शहर की जो स्वास्थ्य सेवाओं को संभालना है। और अभी तीसरी वेव की बात करें, नंबर एकदम से बढ़ रहे हैं, तो ये डराने वाली स्थिति है, या दूसरी वेव के मुकाबले ये मान सकते हैं कि नंबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन नुकसान उतना नहीं होगा? बिल्कुल। पहला मैंने आपको बताया परिवार से, तो अब काम की बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन के केसेस या इस वेरिएंट की बात करी जाए तो केसेस अभी ज़्यादातर ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही हैं, और 3 से 5 गुना ज़्यादा स्पीड है या शक्ति है इसकी फैलने की। तो केसेस में इजाफा पिछली बार के मुकाबले कहीं ज़्यादा होगा, और मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और थोड़ा सा कंपैरिजन लोगों को, पहले मैं पैनिक वाली बातें ना हो इसलिए सिचुएशन क्लियर करूं। पहली वेव में जो केसेस के बाद जो हॉस्पिटलाइजेशन थी वो 2 से 5% थी, दूसरी वेव में 10 से 15% थी। इस वेव में केसेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 1% के आसपास है। इसका रीज़न ये है कि इस वेरिएंट में ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड केसेस हैं, संभवतः वैक्सीनेशन और एज वेल एज जो ओमिक्रॉन या जो भी कोविड प्रेजेंट वेरिएंट है उसकी वजह से केसेस काफ़ी माइल्ड जो हैं वो हैं। लेकिन हम अपने गार्ड्स या हम कहें अपना काम हम बिल्कुल ढीला नहीं रख रहे हैं। गुड़गांव आज भी 12 से 13 हज़ार केस प्रतिदिन जो है टेस्टिंग के कर रहा है, और इतनी टेस्टिंग के बाद यदि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस चाहे वो 3,000 आए, 4,000 आए, 5,000 आए, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ केसेस हमारा कोई टारगेट नहीं है हमारा, या उससे हमें कोई पैनिक या भय होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कोविड बिहेवियर अपनाना, और हम इस बात के लिए तैयार हैं। अगर इतने केसेस भी अगर आते हैं तो हम उनको हैंडल कर सकते हैं। क्या हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है? बिल्कुल। इसका जवाब ये है कि हम एट प्रेजेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ऑक्सीजन हो या अन्य चीज़ों को लेकर हमने तैयार किया है। बार बार हम पब्लिक से ये आग्रह करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, अन्य इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों को यही बता रहे हैं कि कोविड बिहेवियर अपनाएं, लेकिन इस चैलेंज से हम बिल्कुल जूझने या लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी समय ओमिक्रॉन की जब बात हुई थी तीसरी वेव आने से पहले, साउथ अफ्रीका से और कंट्री, और काफ़ी एहतियात, काफ़ी प्रतिबंध भी लगाए गए कि ओमिक्रॉन है, लेकिन अभी ओमिक्रॉन का जिक्र कम है और जो नंबर बढ़ रहे हैं, जो कोविड के नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये वही ओमिक्रॉन है या ये अलग वेरिएंट है और ओमिक्रॉन अलग स्टैंड कर रहा है? बिल्कुल। जब इनिशियली शुरुआत हुई थी तो डेल्टा हिंदुस्तान में प्रेवलेंट था, और इनिशियल स्टडी जब आई और ओमिक्रॉन की बात हुई तो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करी तो एनसीडीसी ने इनिशियली बताया कि 30-70, यानी अगर 30 ओमिक्रॉन और 70 डेल्टा या पुराना वेरिएंट प्रेवलेंट था। लेकिन अभी एनसीडीसी का लेटेस्ट डेटा जो कहता है कि वो 70% ओमिक्रॉन है, 30% डेल्टा या अन्य वेरिएंट जो हैं वो कोविड के हैं। लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से मैंने आपको बताया तो या तो पेशेंट्स में सिम्टम्स बहुत कम है या एसिम्टोमेटिक है, और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। अभी ठंड का समय भी है, तो इस मौसम में वैसे ही जो सर्दी, खांसी, बुखार ये रहता ही था हमेशा से। तो अब चूँकि कोविड के सिम्टम्स भी यही हैं, तो अगर किसी को माइनर खांसी है, बुखार है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करे? क्या वो मान लिया जाए कि वो कोविड पॉजिटिव है और टेस्टिंग करानी चाहिए और तमाम जो कोविड से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो लेने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल। अभी हमने 10 तारीख को या 9 तारीख को अगर मैं बात कहूँ जनवरी से, 10 जनवरी से हमने
इस बारे में गाइडलाइंस बिल्कुल चेंज कर दी हैं भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने, और हम भी उसी पर करें। एसिम्प्टोमेटिक केसेस में अगर आपको ये जो सिम्टम्स आपने बताया कॉमन कोल्ड के या ये हैं, ऐसे में आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इवन अगर आप सिम्टोमेटिक भी हैं और आपको केस कॉन्टैक्ट रहे हैं पर आपको कोमोर्बिड कंडीशन है साथ में, तभी आपको टेस्ट की ज़रूरत है। अदरवाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आपको आइसोलेशन में रहना, मास्क पहनना। और अभी तो हमने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए यहाँ तक भी ये बात कही है कि अगर आप पॉजिटिव हैं और 3 दिन के बाद आपको फीवर नहीं है तो आप अपना मास्क पहनकर अपने ऑफिस में आकर काम भी कर सकते हैं। यानी कि ये मान लें कि जैसे पहले हम सेकंड और फर्स्ट वेव में हम देख रहे थे डेल्टा वेरिएंट के समय भी खास तौर से कि जो क्वारंटाइन करने का जो समय था वो 14 से 19 दिन तक कर दिया गया था कि आप 14 से 19 या 20 दिन तक अपने घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं कि इस समय को बहुत ज़्यादा घटाया गया, करीब करीब 3 से 5 दिन के आसपास का समय किया गया। तो क्या वो जो इफेक्ट था वो कम हुआ है, इस वजह से ये किया गया है, या क्या है इसके पीछे के कारण? बिल्कुल, होम आइसोलेशन सिर्फ 7 दिन की कर दी गई है और जो रिकवरी है ओमिक्रॉन में या प्रेजेंट कोविड वेरिएंट में वो यूजुअली 5 दिन में हो जाती है। तो इसलिए हमने होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन का पीरियड टोटल सिर्फ 7 दिन का कर दिया है और आपको रिपीट टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिन के बाद आपको हम फिट मानते हैं यदि आपको कोई साइन सिम्टम या कोई फीवर आगे नहीं आ रहा है। तो गुड़गांव की बात करें तो एक बार फिर से करीब करीब 4000 के आसपास, 3500 और 4000 के बीच में केसेज जो है वो कोविड के आ रहे हैं। टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है, करीब 12000 कर दी गई है। अगर इस टेस्टिंग को हम और आगे बढ़ा देते तो क्या नंबर और ज़्यादा बढ़े हुए दिखेंगे? नंबर बढ़ सकते हैं लेकिन एक लिमिटेशंस है। ये मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा टेस्टिंग की अभी कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने गाइडलाइंस ऑलमोस्ट टेस्टिंग की सारी चेंज ही हो गई हैं। तो बल्कि टेस्टिंग तो संभवतः थोड़ी बहुत इसी लेवल पर रहेगी या कम भी हो सकती है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक को हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अन्यथा 5000 7000 का आंकड़ा भी कभी आ सकता है। और पिछली बार हमारे एक्टिव केसेस 35000 थे। मुझे लगता है कि हम इस बार उससे कहीं ज़्यादा एक्टिव केस हमारे होंगे आने वाले दिनों में। तो बार बार वही अपील, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और सावधानी बरतें। यानी कि नंबर बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे भी, और एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ेगी पहले के मुकाबले, तो उससे नहीं घबराना है। तो और भी बात करेंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को किस तरह से बेहतर किया गया है, और किस तरह से बताया कि ऑक्सीजन और जो प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी सेटअप में जो बेड्स का जो इंतज़ाम है वो तीसरी वेव के लिहाज से वो किस तरह का है। तो इन तमाम अब हम गुरुग्राम के सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक पहुंच गए हैं। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र हमारे साथ लगातार साथ हैं, और पॉलीक्लिनिक में दरअसल टेस्टिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटर भी है। और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे कि गुरुग्राम वैक्सीनेशन को लेकर जो 25 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले जो शहर है उसमें नंबर 1 भी रहा और अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट भी किए। अगर वैक्सीनेशन की अभी प्रेजेंट की स्थिति की बात करें, कितनी वैक्सीनेशन जो है वो गुरुग्राम के लोगों को लग चुकी है, और अभी क्या हम ये मानते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पहली या दूसरी डोज अभी नहीं लगी है पूरी तरह? हाँ बिल्कुल, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो अभी तक हम 47 लाख डोजेज जो हैं हम टोटल दे चुके हैं, और उसमें 26 लाख हमारी फर्स्ट डोज है, 21 लाख जो है हमारी सेकंड डोज यानी कंप्लीट वैक्सीनेशन है। और हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन जो टोटल 25 लाख में से 18 लाख जो पॉपुलेशन बन रही थी जिनको हमने देना था, यानी 18 साल से ऊपर की, उसको हम 107% के करीब कर चुके हैं। और फर्स्ट डोज जो है 132। इसका रीज़न है जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है हमारी, उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे जो हैं लोग आते हैं गुड़गांव में। आप गुड़गांव ने जो एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए, पहला ऐसा ज़िला बना जिसकी 100% वैक्सीनेशन हुई, जिसकी 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन थी। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों में भी 15 से 18 में भी पहला ऐसा ज़िला है जिसने 1 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन दे दी 15 से 18 में। बूस्टर डोज में भी हम पहले ऐसे हैं जो 25,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो वैक्सीनेशन में हम हमेशा आगे रहे, चाहे हमने ड्राइव थ्रू किया हो, चाहे हमने थर्ड जेंडर के लिए किया हो, स्पेशली डिसेबल्ड के लिए किया हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हमने टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में दोनों में। और हमेशा से मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ख्र की बात है हरियाणा के लिए कि हमेशा दिल्ली NCR की जब भी या नीति आयोग की मीटिंग हुई, हरियाणा के साथ साथ गुड़गांव मॉडल को जो हमेशा सराहा गया, और अभी तक हम नंबर 1 पर बरकरार है। कोशिश रखेंगे अपने सारे
साथियों के साथ हम इस पोजीशन को बरकरार रखने की। आप यहाँ भी अगर आप देख रहे होंगे तो कोई यहाँ प्रतिदिन ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन होती है, लेकिन आप देखेंगे सभी चीज़ें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलग, फर्स्ट और सेकंड डोज का काउंटर अलग है, बूस्टर का अलग है, और 15 से 18 के लिए अलग काउंटर है। तो हमने हर जगह सुविधा इस तरह से उपलब्ध की रही है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बच्चों की भी जो वैक्सीनेशन, क्योंकि बहुत समय से इंतजार भी कर रहे थे, कुछ बच्चे भी बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? खुशी वैनीवाल। अभी पहली डोज आप लगवाने के लिए आए थे, तो इंतजार कर रहे थे कि कब शुरू होगा, किसी तरह कोई हेजिटेशन या डर है वैक्सीन को लेकर? नो। दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को भी कुछ कहना चाहेंगे कि उनको लगवाना चाहिए आकर, क्योंकि अभी बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे अभी भी डर रहे हैं कि नहीं थोड़ा वेट करते हैं उसके बाद लगवाएंगे? यस, लगवानी चाहिए। ये अच्छी बात है कि जो बच्चे हैं 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं वो खुद से, क्योंकि हमने जब देखा था, जब शुरू हुआ था वैक्सीनेशन, हमने देखा था कि वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लाइनें थी और उसकी भी व्यवस्था की गई है। जो बूस्टर डोज की भी हम बात कर रहे हैं, 3rd डोज जो है वो लग रही है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि क्या अभी कोवैक्सीन जो जिन्होंने 1st और 2nd लगवाई थी वो कोवैक्सीन ही लगवाएंगे और कोविशील्ड वाले कोविशील्ड, या कॉकटेल की भी शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा अभी कोई डायरेक्शंस नहीं है। कोविशील्ड ली है तो आपको कोविशील्ड लगेगी, कोवैक्सीन है तो आपको कोवैक्सीन ही लगेगी, और आपको दूसरी डोज लगने के बाद 9 मंथ्स 39 वीक्स का गैप जो है वो बेहद ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बूस्टर डोज का अभियान चल रहा है और कॉकटेल का भी कोई प्रावधान नहीं। इसके अलावा भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा भी कुछ और वैक्सीन थी, खासतौर से स्पुतनिक की बात करें तो वो भी एक नंबर है। गुरुग्राम पहला ऐसा शहर था जहां स्पुतनिक लगी देश में, और देश के कुछ और भी हिस्से हैं। तो इनके लिए भी क्या बूस्टर डोज की अभी कोई गाइडलाइन या बूस्टर डोज आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी बूस्टर डोज? बिल्कुल, स्पुतनिक की बूस्टर डोज के लिए हमने आग्रह किया हुआ है कंपनी से बहुत जल्द ही स्पुतनिक, क्योंकि एक गुड़गांव ऐसा जिला था जहां कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक तीनों को ही सरकारी संस्थाओं में दिया गया था। तो स्पुतनिक आने वाले दिनों में बूस्टर डोज हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। एक कंसर्न की बात आ रही थी कि जो बच्चों को वैक्सीन लगनी है, और एक केस भी किसी ने डाला गुरुग्राम कोर्ट में, क्या मानते हैं, मतलब कितना लॉजिकल है कि, क्योंकि अभी जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें स्पष्ट है कि कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, बच्चे अगर खुद आके वो लगाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं? अभी तक मैं पहली बात ये कहूँ 158-160 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स AEFI वगैरह नोट नहीं हुए हैं। इसीलिए हमने जो गुड़गांव के हम इनिशियल वो लोग थे जिन्होंने डोर टू डोर वैक्सीनेशन की थी, तो पूरे देश में वो मानी गई। और जब डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी की और तब भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है। DCGI ISMR वैक्सीनेशन की सेफ्टी के बाद ही लॉन्च करती है। और मेरे साथ डॉक्टर अशोक गोयल है, ये खुद पीडियाट्रिशियन है, ये भी बता सकते हैं कि बच्चों में वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो सब हम बच्चों का तो पूछेंगे कि सुरक्षित है, दूसरा क्योंकि लगातार आप वैक्सीनेशन सेंटर को भी संभाल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी। तो जिस तरह से कभी रफ्तार तेज होती है, किस तरह से धीमी होती है, तो फिलहाल अभी क्या स्थिति है? अभी काफ़ी हद तक जब से गवर्नमेंट ने किया कि हम हर जगह चेकिंग करेंगे आपके सर्टिफिकेट की, तो एक बार बूस्ट आया था, उसके बाद काफ़ी हद तक लग चुकी हैं वैक्सीन। लोग अभी भी आ रहे हैं, करीबन 1000 के आसपास हम डेली यहाँ लगा रहे हैं, वो इंक्लूडिंग सारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जो 1st और 2nd डोज है। किस तरह के साइड इफेक्ट की जो बात कर रहे थे कि बच्चों में किस तरह का कोई साइड इफेक्ट अभी तक देखने को मिला? एक भी साइड इफेक्ट किसी को नहीं हुआ है, नॉट इवन ए सिंगल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक भी बच्चे या बुजुर्ग को हमने यहाँ साइड इफेक्ट नहीं देखा है, बिल्कुल सेफ़ है। हम तो कहते हैं जो बच्चे में प्लीज़ अपनी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। राज, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने न केवल आम जन के लिए 1 तारीख से ही 1 जनवरी 2022 से कंपलसरी किया हुआ दोनों डोज का वैक्सीनेशन का पब्लिक प्लेस में जाने के लिए, बल्कि आने वाले दिनों में जो स्कूल के बच्चे हैं, नया सेशन 1 अप्रैल से जब स्टार्ट होगा तो उनके लिए भी वैक्सीन अनिवार्य कर दी गई है, अन्यथा उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो वैक्सीन की बात करें तो करीब 47 लाख लोगों को वैक्सीन गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर के लोगों को लगाई जा चुकी है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव के साथ हम उनके ऑफिस चलेंगे और ऑफिस में किस तरह से सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके बीच भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन इस महामारी के दौरान होना बेहद ज़रूरी है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को भी उन्हीं से समझेंगे और जानेंगे। टीम यहाँ पर मौजूद है और इस पैंडेमिक में किस तरह से
डॉक्टर वीरेंद्र यादव और उनकी टीम काम करती है, किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कितने बेड है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान ये परेशानी आई थी। सर, तीसरी लहर की बात करें, वैक्सीनेशन तो लगातार हो ही रहा है और अच्छे नंबर्स भी उसमें आ रहे हैं, लोग खुद से आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन बार बार एक चिंता जो सता रही है कि अगर मुश्किलें बढ़ी, खैर ना बढ़े यही एक दुआ है सभी की, लेकिन अगर मुश्किलें बढ़ी, अगर सेकेंड वेव जैसे हालात बने तो हम कितना तैयार हैं उससे निपटने के लिए? राज, बिल्कुल तीसरी वेव ऑलरेडी है या दस्तक दे चुकी है की बात ना कहूँ तो, और केसेस की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक्टिव केसेस और क्यूमुलेटिव एक्टिव केस 25,000 से ज़्यादा हैं और 4,000 के आसपास प्रतिदिन केस आ रहे हैं। पिछली बार से ज़्यादा एक्टिव केस होंगे। ऐसे में हम अपनी तरह से पूरी तरह से तैयार हैं, टीम में सभी लोग शामिल हैं। अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन की, पहले अगर शुरुआत करें तो डॉक्टर अमन जो हैं हमारे साथी हैं, ये अर्बन नोडल ऑफिसर हैं इम्यूनाइजेशन के काम करने में और वैक्सीनेशन में हमने सबसे ज़्यादा हासिल किया है। डॉक्टर संजय जो हैं ऑक्सीजन के ऊपर सारे के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ काम देख रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर ईशा, अगर मैं दोनों की बात करूं, ये दोनों होम आइसोलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं टीम के लिए और होम विजिट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। और डॉक्टर अनुज जो हमारे लाइजन ऑफिसर हैं, ना केवल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, डॉक्टर अनुज ही आपको अभी बताएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेड पोजीशन या क्या है। डॉक्टर अनुज संभवतः एक बार ये बता पाएंगे कि वो कैसे बेड मैनेजमेंट को डेली अपडेट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो हम बेड मैनेजमेंट के लिए S3 पोर्टल को आधार बना के, जो हमारे S3 पोर्टल पे हॉस्पिटल हैं 101 हॉस्पिटल हैं, उनसे हम डेली लाइन लिस्ट, हर एक पेशेंट जो एडमिट हो रहा है उनका पूरा डिटेल, उनका डिस्चार्ज, पूरा एक एक करके एक एक बेड का पूरा ध्यान रखते हैं और उसे पता भी करते रहते हैं कि हमें ये पेशेंट का क्या सिचुएशन है, कैसे है। ना केवल गुड़गांव के बल्कि रेस्ट ऑफ हरियाणा, दिल्ली सारा का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे करके हमारे पास करीब 5,500 बेड्स हैं, जिसमें से हमारे पास 900 ICU बेड है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट वेंटिलेटर एंड 500 है विद वेंटिलेटर। ऐसे करके हम पूरा दिन प्रतिदिन रियल टाइम एक एक बेड का पूरा हमारे पास ब्यौरा हम लेते हैं। जो आपकी बात कही, जिस बात का जिक्र आपने किया कि जो गुड़गांव मॉडल है उसका अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उसकी तारीफ भी हुई, सराहना भी हुई, तो अगर समझना चाहें कम शब्दों में ये गुरुग्राम मॉडल है क्या, किस तरह से यहाँ तक जो है स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, बाहर से जो आने वाले लोगों का फ्लो जो है हमेशा बना रहता है और एक दबाव तो था ही, उस सब में उस दबाव से जीत कर पूरी टीम ने अपने आप को एक ऐसा मॉडल बनाया जिसकी WHO सहित प्रधानमंत्री तक ने भी जिसका जिक्र किया कि हाँ एक बेहतर काम हो रहा है और ये मतलब तारीफ के काबिल भी है आप और आपकी पूरी टीम इसके लिए। बिल्कुल, मैं गुड़गांव मॉडल तो अभी एक्सप्लेन छोटे से शब्दों में तो यही कह सकता हूँ कि हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जो दुनिया में या इवन भारत देश में भी जो कहूँ वो पहले इनिशिएटिव थे और इसी वजह से वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल में अगर छापा गया, गुड़गांव का नाम लेकर, मॉडल को नाम लेकर, नीति आयोग की मीटिंग्स में हमारी वो हुई, प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई और जैसा आपने बताया अन्य जगह पर बहुत सारी इनिशिएशंस के साथ साथ। और सबसे बड़ा सबूत और गवाह मैं इस बात का कह सकता हूं कि अल्टीमेटली इस साल में हमें जो है हरियाणा सरकार की तरफ से जो सुशासन दिवस था 25 दिसंबर, उसको भी हमें सम्मानित किया गया गुड़गांव को। तो ये फ़ख्र की बात है, हमने एक जो प्रयास, जो इनिशिएटिव्स वो किए, जैसे एक डोर टू डोर वैक्सीनेशन की भी हम बात करें तो मैंने पहले भी जिक्र किया, सबसे पहला शुरुआत करने वाले टेस्टिंग में हमने जो टेस्ट कैंप्स लगाए, चाहे वैक्सीनेशन हमने स्टेडियम्स में करने तक की बात रही, एक दिन में हमने 1 लाख वैक्सीनेशन करी, हमने टेस्टिंग में भी 25,000 करा और ड्राइव थ्रू तो आप सभी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में गुड़गांव को फॉलो किया गया। बहुत सारी थर्ड जेंडर की अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूँ, ऐसी बहुत सारी शुरुआत रही, वो अनगिनत पहलू हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली रहे। अभी बस सिर्फ एक बार फिर लास्ट में आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वैक्सीनेशन लगवाएं, मास्क पहने, सबसे इम्पोर्टेंट सही तरीके से मास्क पहनना ही कोविड संक्रमण को रोक सकता है। अच्छी बात है और जिस तरह से सारी व्यवस्थाओं को संभाला। एक आखिरी सवाल, कोविड और उससे जुड़ी हुई तमाम बातें तो हमने की ही, जो गुरुग्राम का सरकारी हॉस्पिटल जो भी बनना है,
कब तक उम्मीद की जा सकती है, कितने बेड होंगे और क्या कुछ उसमें सुविधाएं होंगी, क्योंकि दोबारा से पूरा निर्माण जो है वो सरकारी हॉस्पिटल का? बिल्कुल, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने उनका जो है ड्राइंग जो है फाइनलाइज हो गई है और 400 बेड का ये हॉस्पिटल डिसाइड किया गया है। अल्टीमेटली 300 से 400 को इसको कर दिया गया है। पहले 500 बेड का प्लान था, लेकिन अभी फाइनल जो है 400 बेड का डिसाइड हुआ है और इस पर काम चल रहा है। अभी सिर्फ एक CTMRI की बिल्डिंग है, वो इस महीने शिफ्ट हो जाएगी और डिमोलिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि नए फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल के आसपास जो है इसका कंस्ट्रक्शन या टेंडर जो है वो शुरू हो जाएगा और मैं मान के चल रहा हूँ इस साल में एटलीस्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन और 18 महीने का एक यूजुअल टाइम पीरियड होता है, तो मान के चल रहा हूँ कि 2024 की शुरुआत में हमें ये हॉस्पिटल मिल जाना चाहिए। तो सब हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार यही उम्मीद है कि जिस तरह से पहली दूसरी लहर में आपकी पूरी टीम ने पूरे शहर को संभाला, इस तीसरी लहर से भी आप पूरे शहर को बचाने का काम करेंगे और तमाम इन मुश्किल वक्त में जिस तरह से काम किया आप लोगों ने, उसके लिए सभी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अफसरनामा में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।